वेलकम एवरीवन, दिस इज मन्नत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। स्टैट्यूट्स ऑफ एनआईटी का पार्ट नंबर 3 करने वाले हैं, तो आज की क्लास में हम स्टैट्यूट्स को कंप्लीट करवा देंगे। आप एग्जाम का ज़्यादा टाइम नहीं रह गया है, कल के बाद आपका एग्जाम है, यानी कि 31 जनवरी। एनआईटी एनआईटी के सुपरिंटेंडेंट पोस्ट का एग्जाम है आपका 31 को। और स्टैट्यूट्स एंड एनआईटी एक्ट के अंदर का जो सेक्शन है वो आज हम कंप्लीट कर देंगे। तो विदाउट एनी डिले स्टार्ट करेंगे इस क्लास को। और कोशिश आप लोग भी करना कि बैकग्राउंड में जो भी साउंड है उसको आपने अवॉइड करना है, क्योंकि उसके बिना क्लास शायद आज पॉसिबल नहीं होगी। और उसका हम वेट नहीं कर सकते, क्योंकि क्लास के लिए आपको पता है टाइम नहीं है इससे ज़्यादा। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। हमने आपको ट्रैवलिंग अलाउंस ऑफ मेंबर ऑफ द अथॉरिटीज के बारे में पढ़ाया था इंस्टीट्यूट के। तो ये हमारा स्टैट्यूट नंबर 15 के अंदर आता है जो हम पढ़ते हैं। तो इसके बाद हम बात करने वाले हैं पॉइंट नंबर 16 की, जिसमें डिपार्टमेंट एंड सेक्टर्स की बात थी, ये भी हमने आपको बता दिया था। ठीक है। इसके नंबर 17 हम देख लेते हैं। 17 में डायरेक्टर के बारे में बात की जाती है। किसके बारे में बात की जाती है? डायरेक्टर ऑफ एनआईटी एंड इट्स पावर्स। ठीक है। डायरेक्टर एंड पावर्स की बात करेंगे यहाँ पे। ठीक है बच्चों, किसकी बात होगी? डायरेक्टर्स की बात होगी एंड पावर्स की बात होगी। तो देखो, डायरेक्टर को अपॉइंट कौन करता है? ये हमने मॉक में क्वेश्चन पूछा था। अपॉइंट करता है विजिटर। टेन्योर कितना होता है इनका? टेन्योर होता है 5 साल। ठीक है। 5 ईयर का टेन्योर होता है। और गवर्न किस पे होता है? जो टर्म एंड कंडीशन होती है, कंट्रैक्ट ऑफ सर्विस एंटर्ड इनटू बिटवीन द इंस्टीट्यूट एंड द डायरेक्टर। एक कॉन्ट्रैक्ट साइन हो जाता है इंस्टीट्यूट के बीच में और डायरेक्टर के बीच में। ठीक है। ये है। विजिटर के द्वारा उसको अपॉइंट किया जाता है। और साथ के साथ आपने ये याद जरूर रखना है, ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस। कॉन्ट्रैक्ट बेसिस ये एक चीज है। और कॉन्ट्रैक्ट कितने दिन का हमने आपको बताया? 5 साल का होता है मैक्सिमम। ठीक है। तो अपॉइंट बाय विजिटर होगा। और साथ में हम जो पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे कि कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर विजिटर के द्वारा इनकी जो है अपॉइंटमेंट होती है। रिकमेंडेशन किसकी होती है? सिलेक्शन कमेटी की होती है, जिसमें से 5 मेंबर होते हैं। मिनिमम 5 मेंबर होने चाहिए, जिसमें चेयरमैन भी होता है, जो उस टेक्निकल एजुकेशन के आपके एक्सपर्ट रहेंगे नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे, जो एक्सपीरियंस रखते हैं। तो पता क्या लगा आपको कि भाई 5 साल 5 मेंबर्स मिनिमम होने चाहिए चेयरमैन को मिलाकर, जो सिलेक्शन कमेटी बनेगी। सिलेक्शन कमेटी के रिकमेंडेशन के बेसिस पर विजिटर हैं जो अपॉइंट करेंगे डायरेक्टर को एनआईटी के कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर। ठीक है। और अपॉइंटमेंट जो होगी आपको पता है 5 साल के लिए होती है। और जितने भी कॉन्ट्रैक्ट में जो टर्म एंड कंडीशन होती है वही इन पर लागू होती है। पावर क्या है? पावर है कि ये खर्चा कर सकते हैं जो अकॉर्डिंगली आपका ये है प्रोसीजर्स जो है, जो भी एक्सपेंडिचर्स होंगे एनआईटी के अंदर, उन पे उनको इनको पावर दी जाती है डायरेक्टर को कि ये उस तरह के प्रोविजंस बना सकते हैं। ठीक है। चल, डोनेशन की पावर होती है। डोनेट किस चीज को डोनेट करेंगे? जो ऑब्सोलीट इक्विपमेंट्स हैं। इक्विपमेंट्स कुछ ऐसा हो सकता है लैब्स के अंदर, क्लासरूम के अंदर कुछ ऐसे इक्विपमेंट्स हैं जो ऑब्सोलीट हैं, जो अब यूज नहीं होते। ठीक है। ऑब्सोलीट इक्विपमेंट्स हो जाएंगे, या आपके कोई स्टोर का कोई ऐसा आइटम है तो उसको ये डोनेट कर सकते हैं। पावर है डायरेक्टर की। क्लियर हो गया? इनको पावर दी जाती है जो सपोर्टिंग स्टाफ के। सपोर्टिंग स्टाफ किसके अंदर होता है? सपोर्टिंग स्टाफ आपने देखा होगा लैब्स के अंदर होता है। ठीक है। इनको पेमेंट कहां से मिलती है? पेड फ्रॉम कंटेंजेंसी। कंटेंजेंसी से है जो इनको पेमेंट मिलती है। ठीक है बच्चों। डायरेक्टर मान लो अगर लीव पर हैं, लीव ऑफ डायरेक्टर, तो ऑफिशियली वो अपना चार्ज देके जा सकते हैं, और डेफिनेटली वो डेप्यूटी डायरेक्टर को अपना चार्ज देके जाते हैं। ये उनकी पावर के अंदर आता है। क्योंकि उनकी एब्सेंस जब हेडक्वार्टर से होती है, हेडक्वार्टर का मतलब जो एनआईटी है, जैसे एनआईटी जालंधर है, जब भी एनआईटी जालंधर के डायरेक्टर कहीं लीव पे जाएंगे तो डेप्यूटी डायरेक्टर को उनके एब्सेंस में चार्ज दिया जाता है। ठीक है। अगर डेप्यूटी डायरेक्टर भी छुट्टी पर है या उनकी कोई एब्सेंस है तो डीन को दिया जाता है। डीन भी अगर छुट्टी पे है तो सीनियर मोस्ट प्रोफेसर को दिया जाता है। ये आपने याद रखना है। ठीक है बच्चों। अब इसी तरह से कुछ पावर्स हैं वो डेप्यूटी डायरेक्टर की हैं, वो 18 नंबर में हम पढ़ते हैं। डेप्यूटी डायरेक्टर एंड पावर्स। तो डेप्यूटी डायरेक्टर की अपॉइंटमेंट भी विजिटर ही करते हैं।
तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं अपॉइंटमेंट बाय विजिटर। ठीक है, किसके रिकमेंडेशन पे? वही सिलेक्शन कमेटी के रिकमेंडेशन पे। सेम ऐसे ही मिनिमम 5 मेंबर्स होने चाहिए चेयरमैन को मिला के, टेक्निकल एजुकेशन में जो महारत रखते हो। और इनकी जो अपॉइंटमेंट का टेन्योर है वो 3 साल होता है। 5 साल डायरेक्टर का होता है, 3 ईयर्स इनका होता है, लेकिन वो एक्सटेंड किया जा सकता है। ठीक है, और कितनी बार एक्सटेंड किया जा सकता है? 2 टाइम्स तक। तो ये 3 ईयर्स होता है इनिशियली, शुरुआत में इनिशियली, फिर एक्सटेंशन 2 टाइम्स एक्सटेंशन अलाउड होती है, 1 ईयर ईच। तो देखो बच्चों, इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं डीन के बारे में। कॉमन चीजें याद रखनी है आपने। एक इंस्टीट्यूट के अंदर नॉट मोर देन 6 डीनशिप्स। ठीक है, 6 से ज्यादा डीन नहीं हो सकते एक इंस्टीट्यूट के अंदर। पहला पॉइंट ये हो गया हमें जो याद करना है। दूसरा पॉइंट हमारा ये हो जाएगा कि जो डीन है उनका जो टेन्योर है वो 2 साल रहेगा, 2 ईयर, प्लस में 1 ईयर जिसको हम लिखेंगे एक्सटेंडेबल। क्लियर हो गया? 2 साल का टेन्योर रहेगा, 1 साल तक बढ़ाया जा सकता है। प्रोफेसर या एसोसिएट प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर ही डीन होंगे, ये बात हमने आपको बता दी। इसके बाद आपने क्या याद रखना है कि मेनली तो 2 साल तक टेन्योर होता है, 1 साल तक एक्सटेंडेबल होता है, 6 से ज्यादा डीन नहीं हो सकते। 19 के अंदर हमें ये पढ़ाया जाता है, स्टैट्यूट नंबर 19। ठीक है, अब स्टैट्यूट 20 है, जो 20 के अंदर हम पढ़ेंगे एचओडी, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट। आपने शुरू से ही याद रखना है ये। जब से डायरेक्टर का शुरू हुआ, तो डायरेक्टर का कब से शुरू हुआ? 16 से शुरू हुआ था ना डायरेक्टर के बारे में, जब से हमने पढ़ना शुरू किया, या 17 से किया? 17 से। 17 में डायरेक्टर, 18 में डेप्यूटी डायरेक्टर, 19 में डीन, और 20 में आ जाएगा आपका एचओडी, और 21 में आ जाएगा आपका रजिस्ट्रार। ठीक है, रजिस्ट्रार में थोड़ा सा डिफरेंस है, वो बताएंगे आपको। एचओडी के लिए देखो, पहली तो क्लियरिटी यही है, हेड होगा किसी डिपार्टमेंट का। और ऑब्वियस सी बात है कि प्रोफेसर और सेम एज एसोसिएट प्रोफेसर, यही बन सकेंगे एचओडी। अब एक पॉइंट आपने ऐसे याद रखना है, इफ नो प्रोफेसर या एसोसिएट प्रोफेसर, तो डायरेक्टर चाहे तो फिर किसी असिस्टेंट प्रोफेसर को भी एचओडी बना सकते हैं, अगर उस डिपार्टमेंट के अंदर प्रोफेसर या एसोसिएट प्रोफेसर की वैकेंसी नहीं है, मतलब खाली है। ऐसे याद रखना है आपको। ठीक है, अब मान लो किसी डिपार्टमेंट के अंदर कोई एचओडी नहीं है, तो डायरेक्टर कोई चार्ज ले सकते हैं। डायरेक्टर टेम्परेरी हेड एचओडी बन सकते हैं। और किसी डिपार्टमेंट में डायरेक्टर डेप्यूटी डायरेक्टर को चार्ज दे सकते हैं। डेप्यूटी डायरेक्टर, यहाँ पे लिखा हमने एचओडी, बट 6 मंथ मैक्सिमम, इससे ज्यादा उनको अलाउ नहीं किया जा सकता एचओडी बनने के लिए उस डिपार्टमेंट का। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट थे जो आपको देखने थे इसके बारे में। बाकी डेप्यूटी डायरेक्टर में क्या केस है? डेप्यूटी डायरेक्टर में ये केस है कि फिक्स टेन्योर होता है इनका, और 5 साल से ज्यादा नहीं हो सकता। ठीक है, तो 5 साल लिखेंगे हम। या तो डेपुटेशन पे आप ले आओ डायरेक्टर, रजिस्ट्रार 20 नंबर 1 स्टैट्यूट के अंदर आता है, या फिर कॉन्ट्रैक्ट पे ले लो, जैसे डायरेक्टर को लिया जाता है। ठीक है, एक कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया जाता है और उस बेसिस पे ही आ जाएंगे। और जो ये रजिस्ट्रार हैं, 5 साल का तो लिख दिया हमने आपको। एक ही जो ये रजिस्ट्रार हैं, ये सेक्रेटरी होते हैं, सेक्रेटरी ऑफ बोर्ड। जो बोर्ड है, सीनेट है, कोई और कमेटी है, उसमें ये सेक्रेटरी का काम करते हैं रजिस्ट्रार। ठीक है, चलो अब आएगी आपके काम की बात, जो है 22 नंबर स्टैट्यूट के अंदर। आपके काम की बात क्या है? इसमें आता है क्लासिफिकेशन। इसका क्लासिफिकेशन है बच्चों, स्टाफ का क्लासिफिकेशन ऑफ द मेंबर्स ऑफ स्टाफ। कैसे है जी क्लासिफिकेशन? आप बताओगे इसको? बिल्कुल बताएंगे। ये है एकेडमिक स्टाफ। ज्यादा लिखेंगे नहीं, समझाएंगे। तो एकेडमिक में सारे आते हैं आपके, डायरेक्टर, डेप्यूटी डायरेक्टर, प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर, लेक्चरर,
ट्रेनिंग वाले, ट्रेनिंग प्लेसमेंट वाले प्रोफेसर, ये सब आते हैं इसके अंदर। ठीक है, तो लिखे हम यहाँ पे डायरेक्टर, डेप्यूटी डायरेक्टर, ठीक है, प्रोफेसर, लेक्चरर एटसेट्रा। समझ में आ जाना चाहिए एकेडमिक जो पढ़ाने, जो इससे संबंधित है। एक होता है टेक्निकल स्टाफ। कौन सा होता है? टेक्निकल स्टाफ। ये भी आपको पता लग जाएगा। इसमें आपका चाहे कोई प्रोग्रामर हो, चाहे कोई फोरमैन हो, चाहे कोई टेक्नीशियन हो, चाहे कोई लैब असिस्टेंट हो, चाहे कोई मैकेनिकल हो, चाहे टेक्निकल असिस्टेंट हो, यानी कि जिनकी टेक्निकल जॉब है। ठीक है, टेक्निकल जॉब है जिनकी। पॉइंट आपने याद रखने, हमने बता दिए आपको कौन कौन से। ड्राफ्ट्समैन है, मैकेनिक है, सुपरिटेंडेंट, वर्कशॉप का कोई सुपरिटेंडेंट है, वर्कशॉप का असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट है, लाइब्रेरियन भी टेक्निकल स्टाफ में आता है, याद रखना। लाइब्रेरियन, टेक्निकल असिस्टेंट, लैब असिस्टेंट, ठीक है। आपका प्रोग्रामर भी इसके अंदर आता है, सिस्टम एनालिसिस्ट इसके अंदर आता है, जिनकी भी टेक्निकल जॉब्स हैं कुल मिला के। ठीक है जी, हो गया क्लासिफिकेशन। तीसरा आता है एडमिन स्टाफ। एडमिन स्टाफ या अदर। इसके अंदर कौन कौन से आते हैं? इसके अंदर सारे आ जाते हैं। अब आपने याद रखना है, एडमिन के अंदर रजिस्ट्रार है, तो रजिस्ट्रार को आप बिल्कुल भी एकेडमिक के अंदर ऐड मत करना। रजिस्ट्रार, डेप्यूटी, डेप्यूटी रजिस्ट्रार, असिस्टेंट रजिस्ट्रार, ठीक है, अकाउंट ऑफिसर, स्टेट ऑफिसर। स्टेट ऑफिसर, स्टेट वाले कौन से होते हैं? जो हाउस अलॉटमेंट का काम देखते हैं, है ना। एई, जेई, मेडिकल ऑफिसर, मेडिकल असिस्टेंट, हॉर्टिकल्चर, हॉर्टिकल्चरल। अब ये अदर में क्यों लिख दिया? ये अदर वाले हैं सारे के सारे, बाकी तो एडमिन वाले आपको ऊपर ऊपर लिखे दिखाई दे रहे होंगे। स्टोर के ऑफिसर, आगे कोई स्टोर, स्टोर ऑफिसर, ठीक है। और असिस्टेंट हो जाएंगे, डाटा एंट्री ऑपरेटर हो जाएंगे, जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट हो जाएंगे, एलडीसी, यूडीसी, ठीक है, ये वाला कैडर है जो, ये सारे हो गए भाई। ठीक है, लग गया पता। इसके बाद आ जाएंगे 23 नंबर स्टैट्यूट के अंदर, 23 में आती है अपॉइंटमेंट। अपॉइंटमेंट, अच्छा देखो, ये जो स्टैट्यूट है ना, ये जब स्टैट्यूट बना था तब का स्टैट्यूट है। इसके बाद स्टैट्यूट में चेंजेस भी हुए हैं, तो चेंजेस के लिए वैसे तो हमने बीच बीच में मॉक के अंदर तो हमने डाला हुआ है जो अमेंडमेंट्स है ना। लेकिन क्या करेंगे, आपको एक बार जो जो मेजर मेजर अमेंडमेंट्स हुए हैं वो हम एक बार बता देंगे। आपने बस ये याद रखना है। ठीक है बच्चों, चलो। तो अपॉइंटमेंट का क्लियर है। कोई रिजर्वेशन है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के हिसाब से होता है। अपॉइंटमेंट्स हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय के रूल लगते हैं। सिलेक्शन कमेटी है, सिलेक्शन कमेटी का आप देख सकते हो थोड़ा सा, कि जैसे मान लो बड़ी पोस्टें हैं, डायरेक्टर डेप्यूटी डायरेक्टर को छोड़ के आपने कोई और रिक्रूटमेंट की वो बनाने हैं, तो उसकी कमेटी में, सिलेक्शन कमेटी में चेयरमैन कौन होगा? डायरेक्टर डेप्यूटी डायरेक्टर। विजिटर का जो नॉमिनी है कोई आएगा वो मेंबर रहेगा, एक दो एक्सपर्ट होंगे वो मेंबर रहेंगे, इस तरह से ये होता है। ठीक है, तो टेक्निकल स्टाफ में भी डायरेक्टर डेप्यूटी डायरेक्टर चेयरमैन होता है, एडमिन में भी डेप्यूटी डायरेक्टर डायरेक्टर चेयरमैन होता है, लेक्चरर वालों में भी डायरेक्टर डेप्यूटी डायरेक्टर चेयरमैन होता है, और आपका सिलेक्शन कमेटी है जो एकेडमिक स्टाफ की, उसमें भी डेप्यूटी डायरेक्टर और ये जो है ये चेयरमैन होता है। तो आपने याद रखना है, इन जो ये सारी कमेटी है इसमें चेयरमैन यही होते हैं दोनों जो हमने बताया। ठीक है बच्चों, चलो 23 नंबर आपको क्लियर कर दिया। अब अपॉइंटमेंट्स का है तो बताने को तो ये बड़ा टॉपिक है कि भाई अगर कोई एड एडवर्टाइज करनी है तो रजिस्ट्रार का काम होगा ये पब्लिश कराने का। ठीक है, तभी आप देखते हो कोई रिक्रूटमेंट होती है तो नीचे रजिस्ट्रार के साइन होते हैं, है ना। तो काफ़ी चीज़ें हैं ऐसी। बाकी अब जो काम की चीज़ है, अगर आप सिलेबस के अंदर भी देखते हो तो आपको देखने को जरूर मिलता है। वो क्या मिलता है कि भाई सर्विस कंडीशंस बतानी है आपने एम्प्लॉइज। ठीक है, सर्विस कंडीशंस ऑफ परमानेंट
एम्प्लॉयज, पूरी की पूरी टर्म एंड कंडीशंस हैं। तो ये हम स्टैट्यूट 24 के अंदर पढ़ते हैं। देखो जी, सर्विस कंडीशंस है परमानेंट एम्प्लॉयज की जो एनआईटी के अंदर काम करते हैं। क्या कंडीशन है कि अपॉइंटमेंट है, जो उनका प्रोबेशन है वो 1 साल का होगा, प्रोबेशन 1 ईयर। ये हम आपको स्टैट्यूट पढ़ा रहे हैं। अब इसके अंदर अमेंडमेंट अगर हुआ है तो डेफिनेटली आपको ये बात बताएंगे। ठीक है, तो प्रोबेशन तो होता उनका 1 ईयर का होता है। उसके बाद अगर एक्सटेंड करना है तो ये पावर होती है अपॉइंटिंग अथॉरिटी को कि उनके प्रोबेशन को एक्सटेंड कर सकते हैं, अगर जैसा भी उनको ठीक लगता है कंडीशंस के अकॉर्डिंगली। ठीक है, वैसे जो प्रोबेशन है उनका 1 ईयर का होता है। रिटायरमेंट का पढ़ लो भाई। रिटायरमेंट जिसको सुपर एनुएशन बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको? सुपर एन्युएशन। तो ये वैसा ही होता है जैसा सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर होता है। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर होता है जैसा। ये रिटायरमेंट का आपने पढ़ लिया। अलाउंसेस का आप पूछोगे, यही तो है सर्विस कंडीशंस। अलाउंसेस, तो अलाउंसेस कैसे मिलेंगे? जो सेंट्रल गवर्नमेंट को मिलते हैं। ये भी सेंट्रल गवर्नमेंट के अलाउंसेस के नॉर्म्स फॉलो होते हैं। मेडिकल के बिल का कोई रिम्बर्समेंट लेना है, मेडिकल रिम्बर्समेंट, तो जी मेडिकल रिम्बर्समेंट मिलता है इनको सीएस के जो मेडिकल अटेंडेंस रूल्स हैं। और वो मेडिकल अटेंडेंस रूल्स आपने पढ़े हुए हैं 1944 वाले, यही लागू होंगे जो सेंट्रल गवर्नमेंट पे लागू होते हैं, वही एनआईटी वाले एम्प्लॉयज पर लागू होंगे। ठीक है, ये है रिम्बर्समेंट ऑफ मेडिकल एक्सपेंसेस जो उन पे होते हैं या उनके फैमिली पे होते हैं। ठीक है, सीएस पढ़ो या सीसीएस पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें सीसीएस पढ़ने में। सीसीएस का मतलब क्या है? सेंट्रल सिविल सर्विसेज, तो हम सीसीएसएम में रूल्स भी बोल सकते हैं इसको। चलो, कंडक्ट के मामले में क्या करोगे आप? तो कंडक्ट रूल्स उन पर लागू होते हैं जो हम पढ़ते हैं 1964 वाले सीसीएस। ये सीसीएस रूल, तभी तो आपके सिलेबस में ये सारी चीजें पूछी गई हैं, है ना। चलो, पेंशन का क्या है भाई? तो पेंशन वही एनपीएस मिलता है। क्यों? क्योंकि जिनकी अपॉइंटमेंट 1/1/2004 को या इसके बाद है उनको मिलता है एनपीएस का बेनिफिट। तो ये एनपीएस का बेनिफिट मिलता है इनको। ठीक है, एम्प्लॉय होते हैं जो इंस्टीट्यूट के एम्प्लॉय। अब देखो इन्होंने लिखा है 3 एनओसीज जो है अलाउड होती है, 3 एनओसीज इन अ ईयर। वैसे आपको पता है सेंट्रल गवर्नमेंट में 4 होती है। तो आप भी एक बार चेक करना, अगर अमेंडमेंट आया होगा इन स्टैट्यूट्स का तो हम इसको करेक्ट करेंगे, हम 3 से इसको 4 करेंगे। वैसे जब हम स्टैट्यूट पढ़ते हैं तो उसके अंदर ये 3 ही एनओसीज का प्रोविजन है जो बताता है। ये डेफिनेटली चेंज हुआ होगा। ठीक है, इस पे हम जरूर फोकस करेंगे इस बात पे। एलटीसी की बात आती है तो एलटीसी वही वाला मिलता है जो आपको मिलता है। तो आपको कौन सा मिलता है बच्चों? सीसीएस एलटीसी रूल्स 1988। ये किसका है जी? ये है सेंट्रल गवर्नमेंट का, सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, एलटीसी का भी पता लग गया अब आपको। अब आ जाएगा कोई ओवर टाइम का अलाउंस है, ओवर टाइम, या कोई नाइट ड्यूटी का अलाउंस है, नाइट ड्यूटी अलाउंस, एज इट इज। कैसा? सेंट्रल गवर्नमेंट। सीजी से मतलब पता है ना। मानत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर जितने बच्चे सीसीएस रूल्स पढ़ते हैं हमने ये बार बार बताया हुआ है, सीजी हमने कहीं लिखा है तो इसका मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है बच्चों, अब आ जाओ आप स्टैट्यूट के अंदर, स्टैट्यूट 26, जिसमें हम आपको पढ़ाते हैं सस्पेंशन के बारे में 26 के अंदर। ठीक है, स्टैट्यूट 26, इसके अंदर क्या पढ़ते हैं? सस्पेंशन के बारे में पढ़ते हैं, पेनल्टी के बारे में पढ़ते हैं, डिसिप्लिनरी एक्शन के बारे में पढ़ते हैं, डिसिप्लिनरी। तो देखो, सस्पेंशन में कब डाला जाएगा कोई एम्प्लॉय? ये तो आपको पता है, जब कोई डिसिप्लिनरी एक्शन उनके खिलाफ चल रहा हो, क्रिमिनल ऑफेंस उनके अंदर चल रहा हो। ठीक है, यही है ना सस्पेंशन का केस। और सस्पेंशन के टाइम पे जो अमाउंट मिलता है वो सब्सिस्टेंस अलाउंस मिलता है, और सब्सिस्टेंस अलाउंस जो मिलता है वो हाफ द पे मिलता है, और डियरनेस अलाउंस मिलता है। सस्पेंशन लिख देंगे यहाँ पे, सब्सिस्टेंस अलाउंस। तो सब्सिस्टेंस अलाउंस होता है हाफ ऑफ पे, इसके साथ में प्लस में आपको डीए भी मिल जाता है। ये वही है सेंट्रल गवर्नमेंट के रूल। इसको घटाया बढ़ाया भी जा सकता है, 50% से ज़्यादा बताया था ना आपको,
है ना। और कौन से पीरियड में, ड्यूरिंग द फर्स्ट 6 मंथ के अंदर अंदर कंपिटेंट अथॉरिटी अगर ओपिनियन देती है तो 50% तक सब्सिस्टेंस अलाउंस को घटाया बढ़ाया जा सकता है। और सब्सिस्टेंस अलाउंस को बढ़ाने का बता दिया हमने, घटाया भी जा सकता है, ये भी आपको पता है। और जो रेट है डियरनेस अलाउंस के वो बिल्कुल वही रहेंगे, जैसे घटेंगे बढ़ेंगे जो भी उसके अकॉर्डिंगली सेट होगा। क्लियर। पेनल्टीज की भी बात वही है। पेनल्टीज कौन सी है, वही है, सेंसर है, आपका इंक्रीमेंट को होल्ड कर लेंगे, विद होल्ड कर लेंगे आपके प्रमोशन को, है ना। ये कंपलसरी रिटायरमेंट, तो ये कौन से हैं, ये रूल आपको पता लग जाएंगे सारे के सारे कि ये सीसीएस सीसीए वाले रूल हैं। तो यही रूल चलते हैं, पर इन्होंने ज़्यादा डिस्क्रिप्टिवली नहीं बताया हुआ स्टैट्यूट के अंदर, तो बेसिक बेसिक है, इन्होंने सीसीएस सीसीए के ही रूल हैं जो सारे उठाए हुए। ठीक है बच्चों, डिसमिस का है, रिमूवल का है, ये सब वही केस है। अब ऐसे ही सर्विस कंडीशंस टेम्परेरी एम्प्लॉइज की हैं जो स्टैट्यूट नंबर 27 के अंदर बताई जाती हैं। 27 के अंदर क्या है, टेम्परेरी टेम्प एम्प्लॉय। तो जो टेम्प एम्प्लॉयज हैं इनके सर्विस कंडीशंस के बारे में बताया गया है। तो इनकी सर्विस कंडीशंस क्या क्या है, इनकी सर्विस कंडीशंस है यही है कि भाई जब तक इनका जो टेन्योर है वो टर्मिनेशन का पता लग जाता है उनको, और टर्मिनेशन के लिए 1 महीने पहले नोटिस देके भी उनको टर्मिनेट कर सकते हैं। आपको पता ही है ये टेम्परेरी एम्प्लॉयज़ के लिए ही होता है। ठीक है, टेम्परेरी अलग होता है, कॉन्ट्रैक्ट अलग होता है। तो 28 के अंदर हम क्या पढ़ते हैं, 28 के अंदर हम अपॉइंटमेंट पढ़ते हैं जो कॉन्ट्रैक्ट पर होती है। अब डायरेक्टर की भी अपॉइंटमेंट कॉन्ट्रैक्ट पर होती है, ये तो आपको पता ही है। ये कॉन्ट्रैक्ट होता है, एग्रीमेंट, उसमें साइन होता है, टेन्योर का लिखा होगा, 5 साल आप रहोगे, ये सारी सारी चीज़ें रहेंगी। इस तरह से हो आपको पता लग जाता है। और अप्रूवल किसकी होती है, अपॉइंटमेंट ऑन कॉन्ट्रैक्ट में अप्रूवल अगर कोई पूछे तो विजिटर की होती है अप्रूवल। किसकी होगी बच्चों, विजिटर की अप्रूवल होगी। ठीक है, और कितने साल से ज़्यादा का नहीं हो सकता ये मैक्सिमम, ये आपको पता ही है, 5 साल होता है किसी की भी अपॉइंटमेंट। चलो 29 के अंदर इनमें हम पढ़ते हैं पीएफ के बारे में, प्रोविडेंट फंड के बारे में एंड पेंशन के बारे में। तो देखो प्रोविडेंट फंड एंड पेंशन क्या है। प्रोविडेंट फंड के लिए पढ़ लो आप सीसीएस पेंशन रूल 1972 वाले ही चलते हैं। और प्रोविडेंट फंड के लिए सीपीएफ सेंट्रल प्रोविडेंट फंड जो सेंट्रल सर्विसेज का आता है 1960 का रूल है, ये फॉलो होता है प्रोविडेंट फंड के लिए। और न्यू पेंशन स्कीम आपको पता ही है आफ्टर 1/1/2004 ऑन एंड आफ्टर, ये आपको बता ही दिया था। ठीक है, तो ये प्रोविडेंट फंड और पेंशन के बारे में बताया गया है 29 के अंदर। 30 के अंदर आपको क्या बताया गया है, रिजाइन के बारे में बताया गया है। ठीक है, तो रिजाइन का सिंपल सा फंडा है, अगर आप परमानेंट एम्प्लॉय हो तो 3 महीने का नोटिस आप दे सकते हो या 3 महीने की सैलरी जमा कर सकते हो। ठीक है, 3 मंथ नोटिस या 3 मंथ्स पे इन लीव ऑफ, इसकी एवज में आप तो 3 महीने की सैलरी दो आप, या 3 महीने पहले रिजाइन का नोटिस आप दे सकते हो। परमानेंट के लिए है ये। ठीक है, लिख दें यहाँ पे परमानेंट, अगर एम्प्लॉय परमानेंट है तो ये कंडीशन है। ठीक है, और अगर एम्प्लॉय है भाई टेम्पररी या नॉट परमानेंट तो बच्चों 1 मंथ का नोटिस है। कितना नोटिस है फिर, 1 मंथ नोटिस, प्लस में प्लस नहीं लिखेंगे या 1 मंथ नोटिस या 1 मंथ सैलरी। ठीक है, डिपॉजिट करो और आप रिजाइन देके चले जाओ। तो देखो बच्चों अभी आपको रिजाइन के बारे में पता लग गया। रिजाइन में हमने किस में बताया था, 30 नंबर के स्टैट्यूट में बताया था। रिजाइन का सिंपल सा फंडा है, परमानेंट एम्प्लॉय हो 3 महीने की सैलरी दो या 3 महीने पहले रिटर्न में नोटिस देके बता दो। परमानेंट एम्प्लॉय नहीं हो एनआईटी के अंदर तो 1 महीने का नोटिस दो या 1 महीने की सैलरी जमा करके चले जाओ। ये क्लियर सी बात है, ज़्यादा इन्होंने कुछ नहीं बताया। रिटायरमेंट का सिंपल सा फंडा वही है
20 साल की सर्विस अगर आप क्वालिफाई कर लेते हो तो आप एलिजिबल हो, आप रिटायरमेंट ले सकते हो। लेकिन 20 साल की जो सर्विस है, जैसा हम सीसीएस रूल में पढ़ते हैं, अगर किसी एम्प्लॉय ने 20 साल की सर्विस पूरी कर ली है तो 3 महीने का उसने नोटिस देना है, वो अपने आप को रिटायर वॉलेंटरीली रिटायर करवा सकता है अपने आप को, ठीक है, रिटायरमेंट वो ले सकते हैं। बाकी अपॉइंटमेंट अथॉरिटी को भी राइट है रिटायर करने का एम्प्लॉय को बिफोर सुपर एन्युएशन, जिसको प्री मैच्योर रिटायरमेंट बोलते हैं, ठीक है। ये आपको 31 के अंदर पढ़ाया जाता है। 31 में हम क्या पढ़ते हैं स्टैट्यूट के अंदर, रिटायरमेंट के बारे में पढ़ते हैं। अब रिटायरमेंट को आपको सिंपल सा बता दिया भाई, मिनिमम क्वालिफाइंग सर्विस 20 साल की होनी चाहिए और 3 महीने का नोटिस पीरियड आपको रिटर्न में देना है अपनी अपॉइंटिंग अथॉरिटी को, ठीक है। अब अपॉइंटिंग अथॉरिटी को क्या राइट है कि वो एम्प्लॉय को रिटायरमेंट से पहले भी रिटायर कर सकता है, जिसको बोलते हैं प्रीमेच्योर रिटायरमेंट। और प्रीमेच्योर रिटायरमेंट कौन से रूल्स होते हैं, सीसीएस के जो रिटायरमेंट के रूल्स हैं, ये शायद हमने नहीं पढ़े, ये हमने नहीं पढ़े है ना, रिटायरमेंट रूल 1964, ये 4 प्री मैच्योर रिटायरमेंट है। प्री मैच्योर रिटायरमेंट, प्री मैच्योर क्यों बोला हमने भाई, आप जो रिटायरमेंट की एज है ना 60 ईयर सेंट्रल गवर्नमेंट की, वो आप पूरे नहीं होने देना चाह रहे, तो ये रूल्स लागू होंगे 1964 वाले और वो एम्प्लॉय को रिटायर कर सकते हैं, ठीक है। मेंटली कोई रिटार्डेशन हो जाती है, कुछ ऐसी कैपेसिटी हो जाती है, परमानेंट डिसेबिलिटीज हो जाती है, तो भी क्या है एम्प्लॉय अपने आप को रिटायर करा सकता है। एप्लीकेशन देगा रजिस्ट्रार को थ्रू प्रॉपर चैनल। इसमें आपको यही पूछा जाएगा कि एप्लीकेशन किसको दी जाएगी, रजिस्ट्रार को दी जाएगी, ठीक है। एप्लीकेशन टू रजिस्ट्रार किस केस में दोगे, मेंटल कोई ऐसा केस हो, मेंटल का कोई केस हो जाता है, या फिर परमानेंट कोई डिसेबिलिटी हो जाती है, परमानेंट इनकैपेसिटी, इन कैपेसिटीज कि भाई अब इनसे काम नहीं होता जो भी है, तो एम्प्लॉय क्या है वो रजिस्ट्रार को लिख के दे सकता है। और साथ में उन्होंने क्या करना है, एप्लीकेशन टू रजिस्ट्रार प्लस में मेडिकल सर्टिफिकेट है जो प्रोड्यूस करना है, तो उसके बिहाफ पे भी उनको रिटायर कर सकते हैं। क्लियर हो गया बच्चों, चलो अब आगे पढ़ेंगे 32 नंबर में हम एडवांस के बारे में पढ़ते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट को जो जो एडवांस की पॉसिबिलिटीज हैं सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज की बराबर होती हैं सेम। जैसे एडवांस आपको पता है वीट लोन एडवांस मिलता है, हाउस बिल्डिंग एडवांस मिलता है, दैट इज एचबीए। सेंट्रल गवर्नमेंट का जो प्रोविजन है वही प्रोविजन आप पर लागू होगा, ये इन्होंने क्लियर सी लाइन लिखी है। 33 के अंदर इनका डेपुटेशन के बारे में इन्होंने डिस्कशन किया है। डेपुटेशन में क्या है, डेपुटेशन का इन्होंने साफ साफ लिख दिया है, पब्लिक इंटरेस्ट में अगर होता है तो डेपुटेशन परमिसिबल है, एनआईटी के अलावा। अदर एनआईटीज में भी होता है, वो स्टेट गवर्नमेंट में भी होता है, ऑटोनोमस बॉडीज में भी होता है, पीएसयू में भी होता है, तो डेपुटेशन परमिसिबल है। और परमिसिबल आपको पता है तभी होता है जब पब्लिक इंटरेस्ट में होता है, परमिसिबल इन पब्लिक इंटरेस्ट। चाहे आप स्टेट में चले जाओ दूसरी एनआईटीज में, ये भी पूछा जाएगा कि दूसरी एनआईटीज में जाने का होता है प्रोविजन, तो बिल्कुल होता है, ठीक है। अब आ जाएगा रेजिडेंशियल अकोमोडेशन, जो हमारे जितने भी बच्चे हैं जिन्होंने फॉर्म भरा हुआ है वो इसके बारे में जरूर पता करते हैं, ठीक है, कि रेजिडेंशियल अकोमोडेशन की फैसिलिटीज क्या क्या है। तो बिल्कुल रेजिडेंशियल अकोमोडेशन की फैसिलिटीज होती है, हर एक एम्प्लॉय को अलॉट किया जाता है अनफर्निश्ड हाउस, फर्निश्ड नहीं होता, सामान आपने अपना रखना है, ठीक है, इसीलिए उसको बोलते हैं हम अनफर्निश्ड। कैंपस के अंदर मिलेगा, ये भी क्लियर है, इफ अवेलेबल, ठीक है। एम्प्लॉय जो इंस्टीट्यूट का है उसको हाउस जो अलॉट किया है वो रेजिडेंशियल यूज के लिए किया है, आप उसको किराए पे नहीं दे सकते। लाइसेंस फीस है जो फिक्स रेट है बोर्ड के द्वारा, वो आपको देना पड़ेगा। वाटर इलेक्ट्रिसिटी के जो चार्जेस आप खुद रेंडर करोगे वो आप खुद पे करोगे, बेसिक वही सेंट्रल गवर्नमेंट के रूल, ठीक है। 35 में पूछा जाता है बच्चों लीव के बारे में, लीव एंड वैकेशन रूल्स। तो ये वही रूल है जी आपके सीसीएस लीव रूल्स। कौन से हैं बताओ, आपके कौन से रूल्स हैं जो आप पढ़ते हो 1972 वाले। तो लीव एंड वैकेशन का आपको पता लग गया, सीसीएस के लीव रूल्स 1972 आपके काम आते हैं इसके अंदर। आपको ये कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, जैसे हमने 35 लिखा लीव एंड वैकेशन रूल हो गया, तो 35 है क्या, स्टैट्यूट तो है नहीं और स्टैट्यूट है भी, तो अगर 35 को हम पढ़ेंगे तो कैसे पढ़ेंगे, स्टैट्यूट 35 ऑफ फर्स्ट स्टैट्यूट, इस तरह से पढ़ा जाता है इसको। जितने भी अमेंडमेंट हैं, जितने भी पहले आपका स्टैट्यूट आया, जब भी आप पढ़ोगे उसके अंदर सबसे पहले टाइटल में लिखा मिलेगा कि इन रूल्स को हम पढ़ेंगे एनआईटी के स्टैट्यूट, फर्स्ट स्टैट्यूट ऑफ एनआईटी। तो ऐसे ही है ये 36 लिखा है तो 36 स्टैट्यूट नंबर 36 ऑफ फर्स्ट स्टैट्यूट, इस तरह से पढ़ा जाता है। तो 36 में क्या है, 36 में आप स्कॉलरशिप
फेलोशिप, ये सारी की सारी चीजें हैं जो पढ़ते हो। स्कॉलरशिप, मेडल्स के बारे में, प्राइजेस के बारे में, फेलोशिप के बारे में। ठीक है, हो गया आपको क्लियर, ये आप पढ़ते हो। इसके बाद बच्चों आ जाता है 37 के अंदर फीस के बारे में। तो फीस का क्या है? ट्यूशन फीस है, हॉस्टल की फीस है, इसके दो पार्ट होते हैं। एक तो जो एनआईटी डिसाइड करता है, कॉमन होता है सभी एनआईटीज के लिए। एक फीस वो जो कंसर्न बोर्ड ऑफ गवर्नर्स डिसाइड करते हैं। तो दो फीस होती है हमेशा। फीस के अंदर क्या होते हैं? टू पार्ट्स होते हैं, पहला एंड दूसरा। पहला पार्ट एनआईटी कॉमन, और दूसरा करता है बोर्ड डिसाइड। बोर्ड डिसाइडेड बाय बोर्ड। ठीक है। रिफंडेबल मनी होती है जो कॉजन मनी, जिसको सिक्योरिटी बोलते हैं, वो बच्चों से, स्कॉलर से, फेलोज से जब वो फाइनली लीव करते हैं इंस्टीट्यूट को, उनके रेलेवेंट ड्यूज में से माइनस करके उनको दे दी जाती है। ठीक है। अगर किसी की कॉजन मनी एक तरह से रिफंड नहीं हुई तो उसको स्टूडेंट वेलफेयर फंड के अंदर डाल दिया जाता है। स्टूडेंट वेलफेयर फंड के अंदर डाल दिया जाता है। फी जो भी है, स्कॉलरशिप जो भी है, गवर्नमेंट जैसे बोलती है एनआईटीज को, वैसे उसके साथ में फिर डिसीजन लिया जाता है। अब स्टूडेंट के हॉस्टल्स भी होते हैं, वो 38 नंबर में हम पढ़ते हैं, 38 स्टेट्यूट के अंदर। ठीक है। इसमें क्या है? हॉस्टल्स हैं एंड हॉल्स के बारे में पढ़ा जाता है। हर एक इंस्टीट्यूट में रेजिडेंशियल इंस्टीट्यूशन रहेगा। स्टूडेंट्स को, स्कॉलर्स को रहने के लिए हॉस्टल में, हॉल ऑफ रेजिडेंस में जो बनाया हुआ है, परमिशन मिलती है रहने के लिए। हर एक रेजिडेंट जो हॉस्टल में रहता है या हॉल में रहता है, उसको जो भी रूल्स बनाएगा इंस्टीट्यूट, उसको फॉलो करना पड़ेगा। हर एक हॉस्टल एंड हॉल ऑफ रेजिडेंस में एक वार्डन होगा, कुछ असिस्टेंट वार्डन भी हो सकते हैं, कोई और स्टाफ भी होएगा। मेंबर जितने भी हैं एकेडमिक स्टाफ के, वो अपॉइंट किए जाते हैं डायरेक्टर के द्वारा। ठीक है। जो एकेडमिक स्टाफ के मेंबर्स हैं, वो जो अपॉइंटेड हैं डायरेक्टर के द्वारा, वो वार्डन या असिस्टेंट वार्डन बनाए जाते हैं। वार्डन एंड असिस्टेंट वार्डन जो है, उनको रेंट फ्री अनफर्निश्ड क्वार्टर दिया जाता है। ठीक है, क्लियर। स्टाफ ही होता है, वो भी मेंबर्स ही होते हैं। तो बोर्ड ही है जो हॉस्टल के और हॉल ऑफ रेजिडेंस के रूल्स बनाता है। तो ये हॉस्टल्स के बारे में आपको 38 के अंदर पढ़ने को मिल जाता है। ठीक है। अब आपने हॉस्टल में रह लिए, आपने पढ़ाई कर ली, अब आपको कन्फर्मेंट होएगा डिग्री का। तो डिग्री को ऑनरेरी डिग्री बोला जाता है। ठीक है। तो इंस्टीट्यूट ऑनरेरी डिग्री कुछ फ्यू एक्सेप्शंस और आउटस्टैंडिंग पर्संस को देता है उनके कंट्रीब्यूशन के लिए। ऑनरेरी डिग्री है ये। ठीक है, ऑनरेरी डिग्री है। चलो बच्चों, तो बेसिक बेसिक चीजें हैं, आप उम्मीद है पढ़ चुके होंगे। ठीक है। डेप्यूटी डायरेक्टर का जो कॉन्ट्रैक्ट है, डायरेक्टर के लिए जो कॉन्ट्रैक्ट है, उनके फॉर्मेट्स हैं, उनका आपको कोई लेना देना नहीं है, कोई आपके खास काम नहीं आएगा। ठीक है। फॉरवर्डिंग जो एप्लीकेशंस की है, उसका पूरा का पूरा शेड्यूल है जो डी के अंदर बताया गया है। उस शेड्यूल में यही बोला गया है कि भाई क्या क्या कंडीशन है, किस कंडीशन में आपके फॉर्म को फॉरवर्ड किया जा सकता है। अगर आपने यूपीएससी के लिए फॉर्म को फॉरवर्ड करना है तो उसमें कोई लिमिट नहीं होती। आप डायरेक्टली यूपीएससी की पोस्टों के लिए अप्लाई कर सकते हो, बट अपने जो एचओडी है या डायरेक्टर है उसको आप बता सकते हो। एनओसी की आपको मतलब एक तरह से बहुत बड़ी बात होती है, यूपीएससी के लिए एनओसी की आपको जरूरत नहीं होती, ऐसा बोला जाता है। ठीक है। लेकिन आप क्या कर सकते हो, आप परमिशन ले सकते हो इंटरव्यू से पहले, ऐसा बोला जाता है। ठीक है बच्चों। तो ये सारे स्टैट्यूट्स थे एनआईटी के जो हमने आपको पढ़ाए। अब इन स्टैट्यूट के अंदर 2023 में अमेंडमेंट भी आए हैं, और स्पेसिफिकली आपके बी आर अम्बेडकर के नाम से भी आप चेकआउट कर सकते हो उन्हें। और जो ये आपके अमेंडमेंट्स निकल के आए हैं बी आर अम्बेडकर इंस्टीट्यूट के अंदर जो हम पढ़ते हैं, वो 7 जून के अमेंडमेंट्स हैं, 7 जून 2023 को। ठीक है। किसके अंदर है अमेंडमेंट्स? स्टैट्यूट्स अमेंडमेंट।
तो ये अमेंडमेंट जो डेट है ऑफिशियल गजट के अंदर, इस डेट से ही लागू माने जाते हैं। इसमें क्या हुआ, हमने जब भी आपको पढ़ाया हमने हमेशा आपको बताया, पहले एचआरडी डिपार्टमेंट या मिनिस्ट्री बोलते थे। एचआरडी क्या होता है बच्चों? एचआरडी होता है मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट। अब इसको आपको पता है, जब इसका नाम चेंज हो गया तो ऑब्वियस सी बात है हम स्टैट्यूट के अंदर भी नाम चेंज करेंगे, और उसको हम क्या कर देंगे, जिसको हमने आपको बताया था मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। क्या कर देंगे हम उसको? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन कर देंगे। तो ये बात किसके अंदर बताई गई थी, कौन से स्टैट्यूट के अंदर बताई गई थी? जहां जहां हमने ये वर्ड यूज किया है मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट, वहां वहां हमने रिप्लेस कर देना है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के तहत। ओके, अब कुछ पोस्टों की बात करेंगे जो आपसे पेपर में पूछ लिया जाता है। असिस्टेंट प्रोफेसर, ग्रेड 2। आपको पता है सबसे जो शुरुआती एंट्री है वो असिस्टेंट प्रोफेसर की होती है, अगर आप एकेडमिक कैडर के अंदर जाते हो तो। और अगर ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर है, हम यहाँ पे लिखेंगे ऑन कॉन्ट्रैक्ट, इस बात को हम भूलेंगे नहीं। अगर ये जो है ऑन कॉन्ट्रैक्ट है तो आपको पता है ये लेवल 10 पोस्ट होती है, तो ये आप बिल्कुल याद रख लेना। असिस्टेंट प्रोफेसर कितना होता है? लेवल 10 होता है 7th CPC के अकॉर्डिंगली। एक तो आपने ये बात याद रखनी है। इसके बाद आ जाएगा असिस्टेंट प्रोफेसर ग्रेड 1। ये होता है बच्चों लेवल 12 के अंदर। कितना होता है असिस्टेंट प्रोफेसर ग्रेड 1 का? लेवल 12 होता है 7th CPC के अकॉर्डिंगली। एसोसिएट प्रोफेसर पे आ जाते हैं, क्योंकि इसके बाद की कड़ी वही है, एसोसिएट प्रोफेसर। एसोसिएट प्रोफेसर, तो एसोसिएट प्रोफेसर का लेवल आपने पता करना है तो 13 होता है। एक मिनट, कितना होता है? 13। ठीक है, 13A2 लिखते हैं। लेवल 13A2 होता है 7th CPC का। CPC क्या होता है? सेंट्रल पे कमीशन। अगर फुल फॉर्म पूछी जाती है तो बिल्कुल गलत नहीं करना, सेंट्रल पे कमीशन होता है। ये पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए हैं? एसोसिएट प्रोफेसर का आपको पता लग गया? ठीक है, अब आ जाते हैं हम प्रोफेसर पे। तो प्रोफेसर का होता है लेवल 14A। कितना होता है प्रोफेसर का? लेवल 14A होता है, जो आपका 7th CPC के अकॉर्डिंगली होता है। ठीक है, एक अलग से टेबल में बात भी करेंगे कि इनकी ये जो क्वालिफिकेशंस है वो क्या क्या रहती हैं, वो हम जरूर पढ़ेंगे। चलो, प्रोफेसर लेवल 14A का पढ़ा आपने। अब इससे बड़ा भी प्रोफेसर होता है, जिसको बोलते हैं हम हायर एडमिन ग्रेड। ये होता है जी लेवल 15 के अंदर। तो सारे लेवल्स याद हुए आपको? कॉन्ट्रैक्ट में भी लेवल 10 होगा ग्रेड 2 का, ग्रेड 1 का लेवल 12 हो जाएगा, ग्रेड 13A2 का जो एसोसिएट प्रोफेसर है वो लेवल 13A2 होता है, प्रोफेसर का लेवल 14A होता है, प्रोफेसर हायर एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रेड होता है जो लेवल 15 होता है। ठीक है, इनमें कंडीशंस हैं, वो कंडीशंस हम आपको बताते चलेंगे। ठीक है, और ये जो हायर एडमिन ग्रेड है ना, इसके लिए क्या होना चाहिए कि जितने भी टोटल प्रोफेसर्स हैं, टोटल प्रोफेसर, इसका 40%, इसका 40% चला जाता है इस कैडर के अंदर। प्रोफेसर
HAG हायर एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रेड के अंदर चली जाती हैं 40% पोस्ट टोटल, जब उनकी 6 साल की सर्विस हो जाती है। लिख दें यहाँ पे 6 ईयर सर्विस। अब इतना उम्मीद है पेपर के अंदर ये जितने 4-5 बड़ी बड़ी पोस्टें हैं एकेडमिक की, आपको पता होना चाहिए कितने साल का एक्सपीरियंस और क्या क्वालिफिकेशन मैंडेटरी होती है। इस टॉपिक पे हम अलग से बात करेंगे, ठीक है बच्चों। 6 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए इस ग्रेड के अंदर, और साथ के साथ रिकमेंडेशन होनी चाहिए सिलेक्शन कमेटी की, तब बनोगे आप प्रोफेसर हायर ग्रेड, एडमिन हायर ग्रेड, ठीक है। ज्यादा बड़ा नहीं है, अमेंडमेंट है जो ज्यादा बड़ा नहीं है, बट आपको पता होना चाहिए अमेंडमेंट के बारे में, ठीक है। तो ये कुछ जरूरी चीजें आपके पेपर से संबंधित। अब बात करेंगे क्वालिफिकेशंस की। तो बच्चों, जब हमने आपको अपॉइंटमेंट्स के बारे में बताया एकेडमिक स्टाफ के, और एकेडमिक स्टाफ के अंदर असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, प्रोफेसर, प्रोफेसर हायर ग्रेड वाले जो एडमिन रिस्पॉन्सिबिलिटी वाले प्रोफेसर होते हैं, दैट इज हायर ग्रेड, हायर एडमिन ग्रेड, जिसको HAG बोलते हैं। तो इसमें क्या है, ये चीज हमने आपको पढ़ाई, लेकिन इनके लिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन से जुड़े सवाल पेपर में आते हैं। पे लेवल डेजिनेशन तो बताइए आपको, पे लेवल से संबंधित आते हैं। एसेंशियल क्रेडिट पॉइंट से संबंधित सवाल आते हैं, और एक्सपीरियंस जो रिक्वायरमेंट होती है उससे संबंधित सवाल आते हैं। तो अब जो पढ़ेंगे हम टेब्यूलर फॉर्म में, वो एक एक पोस्ट वाइज आपको क्लियर करते चलेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम पे और इसके पे स्केल और आपके डेजिनेशन के बारे में डिस्कस करते हुए चलते हैं बच्चों। इसके अंदर हम डेजिनेशन की बात करेंगे, और एकेडमिक जो इनका पे स्केल है, पे बैंड है, इसकी बात करेंगे। तो देखो, जैसे पहले आपके पोस्ट का नाम है असिस्टेंट प्रोफेसर। क्या है पोस्ट का नाम? असिस्टेंट प्रोफेसर। जब आपने स्टैट्यूट पढ़ा होगा तो पे बैंड है वो पुराने वाले पे बैंड मिलेंगे, जिसमें ग्रेड पे 6,000 मिलेगी, 7,000 मिलेगी, 8,000 मिलेगी, 9500 मिलेगी, 10,500 मिलेगी। उससे तो आपको क्लियर नहीं होगा, बिकॉज वो अमेंड हो चुके हैं, और अब 7 CPC के अकॉर्डिंगली हमें पे लेवल पता होना चाहिए। अब तो आपको पता है, आप सुपरिंटेंडेंट के लिए पढ़ रहे हैं तो लेवल 6 है, डबल के लिए पढ़ रहे हैं तो लेवल 7 है। ऐसे ही असिस्टेंट प्रोफेसर का जो लेवल है, ये पोस्ट आपको पता है, यहाँ से शुरुआत जब करते हैं तो ऑन कॉन्ट्रैक्ट लिखा जाता है इसको। तो असिस्टेंट प्रोफेसर के अंदर क्या है, इस पोस्ट का उन्होंने नॉमेनक्लेचर बदल दिया, ठीक है। नॉमेनक्लेचर क्या कर दिया? चेंज कर दिया। अब वो चेंज जो नॉमेनक्लेचर है वो क्या है, वो हम आपको बताते हैं। तो ये हम यहां से रब करेंगे, असिस्टेंट प्रोफेसर हमने लिखा हुआ है। अब हम इसके बाद लिखेंगे ग्रेड 2, ठीक है। क्या लिखेंगे? ग्रेड 2 लिखेंगे। यहां पे हमने जो लिखना है वो पे लेवल से लिखना है। क्या लिखना है यहाँ पे लेवल हमने लिखना है। तो असिस्टेंट प्रोफेसर का ग्रेड 2 का पे लेवल है लेवल 10। याद हो जाएगा, इजी सवाल है, इजी आंसर है इसका, ठीक है। क्लियर हो गया? ये ऑन कॉन्ट्रैक्ट ही होता है, इसमें कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं होनी चाहिए आपके माइंड में। असिस्टेंट प्रोफेसर, अब आपसे पूछा जाता है ग्रेड 1, यानी कि इसी के अंदर ग्रेड 2 भी होता है, ग्रेड 1 भी होता है, और ग्रेड 2 जो होगा वो लेवल 11 होता है आपका। इतना भी हमें याद हो जाएगा। थर्ड पे जब हम चलेंगे तो अब आपका आ जाएगा असिस्टेंट प्रोफेसर। असिस्टेंट प्रोफेसर, अभी भी पोस्ट का नाम असिस्टेंट प्रोफेसर ही है, ठीक है। लेकिन असिस्टेंट प्रोफेसर के साथ में ग्रेड भी 1 रहेगा, बट यहां पे लेवल चेंज करेंगे हम, तो इसको बोलेंगे लेवल 12, ठीक है। क्या बोलेंगे हम इसको? लेवल 12 बोलेंगे इसको। क्लियर हो गया आपको? फोर्थ पे जब हम चलेंगे, अब असिस्टेंट से आ जाएगी बारी एसोसिएट प्रोफेसर की। आपको पता होना चाहिए हायरार्की क्या होती है प्रोफेसर की, ठीक है। तो एसोसिएट प्रोफेसर पे चलेंगे, और एसोसिएट प्रोफेसर जो 9500 ग्रेड पे में हुआ करता था, वो अब हो जाएगा आपका लेवल 13A2 के अंदर। कितना हो जाएगा? लेवल 13A2 के अंदर हो जाएगा। क्लियर है ये बात आपको? इसके बाद फिफ्थ पॉइंट पे चलेंगे तो अब आ जाएगा आपका प्रोफेसर, और प्रोफेसर का जो ग्रेड पे है वो 14A होता है। कितना होता है? 14A होता है, ठीक है बच्चों। इसके बाद जो चलेंगे हम, सिक्स्थ पॉइंट हमारा आ जाएगा, वो आएगा प्रोफेसर हायर एडमिन ग्रेड वाला, प्रोफेसर हायर एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रेड।
और इसका जो लेवल है वो होगा लेवल 15। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपने लेवल याद करने हैं। 10 और 11 में दो आपके ये 10, 11, 12 इसमें तो आपके प्रोफेसर्स होते हैं। एसोसिएट प्रोफेसर 13A1 भी होता है, 13A2 भी होता है। ये बात हम आपको क्लियर करके बताएंगे कि 13A1 और A2 कब कहां आपको पढ़ना है। इसके बाद प्रोफेसर लेवल 14A में होता है और प्रोफेसर हायर एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रेड लेवल 15 के अंदर हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, अब आगे चलेंगे। स्केल आपको बता दिए। ठीक है, अब इनके लिए क्वालिफिकेशन देख लेते हैं। क्वालिफिकेशन, तो क्वालिफिकेशन में जब जब आप पढ़ोगे, क्वालिफिकेशन के साथ साथ एक्सपीरियंस भी हमने पढ़ना है। ठीक है, क्वालिफिकेशन के साथ साथ हमने क्या करना है, एक्सपीरियंस भी पढ़ना है। तो अब हम शॉर्ट में लिखने वाले हैं एपी ग्रेड 2, असिस्टेंट प्रोफेसर ग्रेड 1, असिस्टेंट प्रोफेसर ग्रेड 1। इसके बाद हम लिखेंगे एसोसिएट प्रोफेसर, इसके बाद हम लिखेंगे प्रोफेसर, इसके बाद हम लिखेंगे प्रोफेसर बट हायर एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रेड। ठीक है, सारा लिख दिया। क्वालिफिकेशंस देख लो। अब आप क्वालिफिकेशंस में हम कब पढ़ेंगे, इसके अंदर आता है केवल पीएचडी। ठीक है, और ये पीएचडी सब में डू रहेगा। कुछ भी बनना है पीएचडी आपको चाहिए। तो बेसिक सा सवाल पेपर में आया था कहीं पे। ठीक है, किसी न किसी पेपर में अगर आपने एनआईटी का दिया होगा और एनआईटी के स्टैट्यूट्स और एक्ट के बारे में अगर ऐसा क्वालिफिकेशन का सवाल आया है तो ये जरूर पूछा होगा कि क्वालिफिकेशन क्या चाहिए या एक्सपीरियंस क्या चाहिए। ठीक है, यहां पे आ जाते हैं हम एक्सपीरियंस। ये टेबल आपने पढ़नी है बिल्कुल। ठीक है, तो लेवल 2 का जो है इसमें एक्सपीरियंस क्या है, निल रहेगा। एक्सपीरियंस की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि शुरुआती ग्रेड पे है और ये आपका लेवल 10 होता है, ये आपका लेवल 11 होता है, ये लेवल 12 होता है, ये लेवल होता है आपका 13A2, 13A2, ये होता है लेवल 14 और ये होता है लेवल 15। तो इसके अंदर नील चाहिए हमें। इसमें क्या है, इसमें एक्सपीरियंस चाहिए। इनमें इन सारी पोस्टों में क्या चाहिए हमें, एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड। किसमें कितना रिक्वायर्ड है ये पढ़ेंगे हम नेक्स्ट स्लाइड के अंदर। ठीक है, क्योंकि ये बहुत बड़ा होएगा, आपको समझने में दिक्कत आएगी। चल, अब फिर इसी टॉपिक पे बात कर लेते हैं। तो अब हम एपी, ये जो है हमारा एपी ग्रेड 2, एक होता है एपी ग्रेड 1, एक होता है एपी ग्रेड 1, एक होगा आपका एसोसिएट प्रोफेसर, यहां पे होगा बच्चों आपका प्रोफेसर, और यहां पे होगा आपका प्रोफेसर हायर एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रेड। ठीक है, आपको दोबारा से लेवल याद दिला दें ताकि आपका याद हो जाए। लेवल 10 होता है, ये 11 होता है, ये 12 होता है, ये आपका 13A2 होता है। ठीक है, और ये आपका लेवल 14 होता है, ये लेवल 15 होता है। पुराने वाले याद नहीं करने, 6000, 7000 ग्रेड पे, 8000 ग्रेड पे, 9500 ग्रेड पे, 10500 ग्रेड पे, है ना। और लास्ट में जो सबसे ज्यादा होता था उसका स्केल अलग था। तो अब ये न्यू अकॉर्डिंग टू 7th सीपीसी है, हमने ऐसे ही पढ़ने हैं। ठीक है, तो इसका तो देखो क्लियर है आपको, पीएचडी तो हर किसी में है, लेकिन एक्सपीरियंस है जो यहाँ पे हम लिख देते हैं एक्सपीरियंस। ये वाला कॉलम हमारा एक्सपीरियंस का रहने वाला है। ठीक है, अब आ जाओ आप एपी ग्रेड 1 पे, जिसमें है आप बनोगे लेवल 11। तो इसमें बच्चों 1 साल का पोस्ट पीएचडी एक्सपीरियंस, पोस्ट पीएचडी 1 ईयर EXP शॉर्ट लिखेंगे हम। ठीक है, ताकि आपको याद रहे। कहां से चाहिए, इंस्टीट्यूशन ऑफ रेप्यूट से चाहिए। पहले कहीं कहीं पे इंस्टीट्यूशन की जगह रेप्यूट एकेडमिक इंस्टीट्यूट लिखा हुआ था, अब वो सब्स्टिट्यूट कर दिया है, उसको बोलते हैं इंस्टीट्यूशन ऑफ रेप्यूट। तो ये वर्ड आप याद रखेंगे, इंस्टीट्यूशन ऑफ रेप्यूट, ये वर्ड यूज करेंगे हम कि भाई रेप्यूट इंस्टीट्यूशन का होना चाहिए। हो गया। अब लेवल 12 पे जाना है आपने, तो सीधी सी बात है, आपको लेवल 12 पे जाने के लिए लेवल 11 के अकॉर्डिंग एक्सपीरियंस चाहिए, या 3 ईयर, 3 ईयर आफ्टर पीएचडी, जिसको पोस्ट पीएचडी बोलते हैं। ठीक है, 3 ईयर आफ्टर पीएचडी या 6 ईयर टोटल, जिसमें आपका टीचिंग भी होना चाहिए बच्चों और आपका रिसर्च का भी कुछ होना चाहिए। हो गया आपको क्लियर। इंस्टीट्यूशन ऑफ रेप्यूट, ये वाली लाइन एज इट इज रहेगी हमारी।
ठीक है। इसमें एक्सपीरियंस निल है, निल भी लिख देते हैं, नहीं आप कंफ्यूज हो जाओगे। इसमें 1 साल का चाहिए, इसमें 3 साल का चाहिए। अब 13A2 बनना है आपने, तो 13A2 के लिए क्या चाहिए, 6 ईयर का एक्सपीरियंस चाहिए, 6 ईयर पोस्ट पीएचडी, दैट इज आफ्टर पीएचडी, या तो 6 साल वाला ये एक्सपीरियंस हमको चाहिए। ठीक है। अब जो ये एसोसिएट प्रोफेसर के लिए 6 साल का एक्सपीरियंस है आफ्टर पीएचडी, वो एटलीस्ट एपी जो लेवल 12 में 3 साल का होना चाहिए। यहां पे ऐसे नहीं लिखेंगे हम, या नहीं लिखेंगे, यहां पे लिखेंगे हम एट लीस्ट लेवल 12, L12, 3 ईयर, 3 साल का एक्सपीरियंस L12 में चाहिए, ये क्वालिफिकेशन रहेगी या तो। ठीक है। या अब एक ऑप्शन और है, 6 साल वाले के साथ साथ एक ऑप्शन है जो और है, 9 साल का एक्सपीरियंस भी चल जाएगा, 9 ईयर एक्सपीरियंस। लेकिन ये 9 ईयर का जो एक्सपीरियंस है टोटल एक्सपीरियंस रहेगा, जिसमें से 9 ईयर में से 3 साल आफ्टर पीएचडी रहेगा एंड 3 साल इन लेवल 12। ठीक है। लेवल 12 का मतलब क्या है, असिस्टेंट प्रोफेसर ग्रेड 1 तो होने चाहिए यार, ग्रेड 13A बनने के लिए लेवल 12 चाहिए। ठीक है। तो बिल्कुल कंफ्यूज मत होना, ये जो है हमारा इसी का है, ये जो पॉइंट है यहाँ पे हम कवर कर देते हैं। ये वाला जो सेक्शन है, ये वाला सेक्शन एसोसिएट प्रोफेसर के लिए ही है। ठीक है। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, 6 है ना टोटल हमारा जिनका हम डिस्कस कर रहे हैं। तो ये 4 नंबर पॉइंट है बच्चों। ठीक है, याद रहेगा आपको ये। अब 5th में आ जाता है आपका प्रोफेसर। तो देखो प्रोफेसर के लिए क्या है, 6 साल से हम 10 साल पे बढ़ जाएंगे, 10 ईयर आफ्टर पीएचडी, 10 साल पीएचडी के बाद, या 13 साल टोटल। अब ये जो 13 साल टोटल है, इसकी तो देखो हम बात अलग से करने वाले हैं, इसकी बात हम क्या करेंगे, अलग से करेंगे। 13 ईयर टोटल। अब जो ये 13 ईयर टोटल है ना, इस 13 ईयर टोटल के अंदर क्या होना चाहिए, आपको एक चीज याद रखनी है, 7 साल आफ्टर पीएचडी, ये मैंडेटरी है, ये पीएचडी के बाद का होना चाहिए 7 साल। ठीक है। और आप एसोसिएट प्रोफेसर 3 साल मिनिमम होने चाहिए। तो हम यहां पे एसोसिएट प्रोफेसर ना लिख के 13A2 याद करेंगे, 13A2 3 साल। ठीक है, ये कंडीशन हो जाएगी। या अब नई कंडीशन है, नई कंडीशन क्या है, अच्छा 13A2 हमने A1 और बताया था आपको, यहां पे लिख देंगे या L13A1, इसका 4 साल का चाहिए। ये डाउन होता है ना एक लेवल, तो इसलिए 4 साल मांग लिया, वैसे ये 3 साल चाहिए होता है। 7 साल का पोस्ट पीएचडी आपको एक्सपीरियंस चाहिए। ठीक है। या कॉम्बिनेशन में, यानी जो लास्ट वाले दो है ना, इनको थोड़ा अच्छे से पढ़ने की जरूरत है आपको। कॉम्बिनेशन, या कॉम्बिनेशन में चाहिए। कॉम्बिनेशन में कैसे चाहिए, लेवल 13A2 एंड लेवल 13A1 मिला के एक्सपीरियंस। चलो हो गया क्लियर आपको, इस तरह का एक्सपीरियंस चाहिए होता है इसके साथ। अब हमारा केवल एक ही रह गया जो हायर एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रेड है, जो 6 नंबर है, जिसको हम प्रोफेसर बोल रहे थे, हायर एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रेड। ठीक है। लेवल 15 की जॉब होती है, ये सबसे बड़ी जॉब है प्रोफेसर के अंदर। पीएचडी तो चाहिए ही चाहिए, क्या है, पीएचडी तो चाहिए ही चाहिए, लेकिन एक्सपीरियंस में क्या चाहिए वो मायने रखता है, और वो ही आपने याद करना है। तो एक्सपीरियंस के अंदर देखो क्या चाहिए, लेवल 14 या लेवल 14A। ठीक है, 6 ईयर। तो 14 और 14A का मतलब क्या है, प्रोफेसर होने चाहिए आप 6 साल से, ये है इसका कहने का मतलब। आप क्या होने चाहिए, प्रोफेसर होने चाहिए 6 साल से, ये है इसका पर्पस कहने का। या एक तो कंडीशन ये है, लेवल 14 हो या 14A हो, 6 साल, या कॉम्बिनेशन हो इन दोनों का, कॉम्बिनेशन ऑफ लेवल 14 एंड लेवल 14A। ठीक है। एक्सपीरियंस 6 का ही चाहिए। कितने का चाहिए, एक्सपीरियंस 6 साल का ही चाहिए। क्लियर हो गया। दोनों में ये 6 ईयर है, ये मत सोचना, ये भी 6 ईयर ही कहेंगे हम इसको, 6 ईयर कॉम्बिनेशन के साथ चल जाएगा, या इस तरह से होना चाहिए।
तो ये हैं आपको समझने वाली चीजें, ठीक है। इतना समझने के बाद एक छोटी सी चीज है और समझनी है दोबारा से इसी पे लेवल के अकॉर्डिंग। तो पे लेवल हम बना लें पहले सारे। असिस्टेंट प्रोफेसर 2, असिस्टेंट प्रोफेसर 1, असिस्टेंट प्रोफेसर 1, एसोसिएट प्रोफेसर। एसोसिएट प्रोफेसर, बोर नहीं होना बच्चों, ये कोई बड़ी बात नहीं है, समझना, ठीक है। दोबारा से एक बार आप पढ़ोगे तो इजी रहेगा आपको पढ़ने में। एसोसिएट प्रोफेसर, प्रोफेसर, क्योंकि ऑलरेडी या तो आप वर्किंग हो, जॉब कर रहे हो, आपको लेवल के बारे में पता है। नहीं पता है तो फॉर्म तो आपने भरे ही होंगे, आपको पता है लेवल 6 है जब सुपरिंटेंडेंट का, तो आपको पता लगेगा 10 क्या होता है, 11 क्या होता है, इस तरह से ही है बस ये, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। प्रोफेसर हो गया और इसके बाद आ जाएगा प्रोफेसर हायर एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रेड, ठीक है। अब हमें उम्मीद ये है कि कुछ तो हम ही आपको याद करा देंगे, करा देंगे नहीं करा देंगे। जब भी भूल जाओ ये टेबल ऐसे ही याद रखना है, ये लेवल 10 है, ये 11 है, ये 12 भी होता है, ये 13A2 होता है, इसके बाद ये 14 है, ये आपका, सॉरी 14 होता है या 14A होता है, ये आपका 14A होता है, और ये आपका 15 है। इतना तो आपने पढ़ ही लिया। अब एक पॉइंट और याद रखना है जो हम पढ़ने वाले हैं, जिसको हम बोलेंगे क्यूमुलेटिव इसेंशियल क्रेडिट पॉइंट्स। ये एक तरह से पॉइंट्स है, हम ज्यादा नहीं पढ़ेंगे इसके चक्कर में, बस हम पॉइंट्स याद रखेंगे। तो कितने पॉइंट्स होते हैं ये पढ़ेंगे। तो देखो इसमें तो कोई पॉइंट ही नहीं होता, ये तो निल होगा। इसमें एक्सपीरियंस भी निल है, पॉइंट्स भी निल है, बस पीएचडी होनी चाहिए बस। अब AP1 है, जो ये ग्रेड 1 है, लेवल 11 है, इसमें कितने पॉइंट्स होने चाहिए, इसमें 10 पॉइंट्स होने चाहिए। AP1 में कितने पॉइंट्स होने चाहिए, अगर लेवल 12 बनना है 20 पॉइंट्स होने चाहिए। एसोसिएट प्रोफेसर का जो लेवल 13A2 है, इसमें कितने पॉइंट्स होने चाहिए, 50 पॉइंट्स होने चाहिए। प्रोफेसर है, इसमें 80 पॉइंट्स होने चाहिए। और हायर एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रेड बनना है ना, तो सबसे ज्यादा पॉइंट्स चाहिए, 150 पॉइंट्स चाहिए आपको, ठीक है। कितने पॉइंट्स चाहिए, 150 पॉइंट्स चाहिए। ठीक है बच्चों। अब कुछ फैकल्टीज आपको पता है, फैकल्टी, फैकल्टी ये भी चेंज हुआ था, फैकल्टी इन आर्किटेक्चर। जो आर्किटेक्चर डिपार्टमेंट है, इसके अंदर भी प्रोफेसर्स होते हैं, फैकल्टीज होती है। तो उनके लिए क्या कंडीशंस हैं असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। असिस्टेंट प्रोफेसर लेवल 10 रहेगा, लेवल 11 रहेगा, ठीक है। तो लेवल 10 वालों को बच्चों क्या बोलते हैं हम, AP ग्रेड 2, और इसको बोलते हैं हम AP ग्रेड 1 या 2, ये भी 2 ही है या नहीं है। जो 6000 ग्रेड पे वाले हैं, 7000 ग्रेड पे वाले हैं, उनमें कुछ फर्क है, बिल्कुल ग्रेड पे का फर्क है। तो ये ग्रेड 1 होता है बच्चों, ये ग्रेड 1 होता है। चलो इसको इरेज ही कर देते हैं, फिर आपको समझाएंगे। चलो ये ग्रेड 1 होता है। अब देखो इनके लिए क्या क्या चाहिए आपको। अगर आर्किटेक्चर की फैकल्टी है तो इनके पास M आर्क होनी चाहिए, मास्टर ऑफ जो भी आर्किटेक्चर है, शायद इसका मतलब यही होगा। और M प्लान होता है, जो प्लानिंग होता है, मास्टर ऑफ प्लानिंग कुछ इस तरह का होता होगा, ये चाहिए। और 1 ईयर एक्सपीरियंस, 1 ईयर एक्सपीरियंस, ठीक है। तो ये लेवल 10 पे लग जाएंगे। M आर्क के साथ या M प्लान के साथ इनके पास 2 ईयर का अगर एक्सपीरियंस है, 2 ईयर एक्सपीरियंस, तो ये लेवल 11 में जा सकते हैं। बस ये चीज भी है जो आपको याद रखनी, ठीक है। याद रखोगे नहीं रखोगे, रखना पड़ेगा आपको, ठीक है। चल लेवल 10 और 11 में एक चीज आपको समझा देते हैं। लेवल 10 और 11 में AP असिस्टेंट प्रोफेसर लेवल 10, असिस्टेंट प्रोफेसर लेवल 11, ठीक है। तो ये है
1 ईयर कॉन्टिन्यूअस सर्विस। अगर ये 1 साल की कॉन्टिन्यूअस सर्विस कर लेते हैं तो बच्चों इनको ही अपग्रेड कर देते हैं। अपग्रेडेड टू लेवल 11। ये कौन करेगा? ये सिलेक्शन कमेटी करेगी। अपग्रेड बाय सिलेक्शन कमेटी। तो उम्मीद तो यही करेंगे, सारे रिक्रूटमेंट रूल्स आपको इस तरह से पढ़ा दिए हैं जैसे आपने लेवल 10 के लिए ही पढ़ना है। ठीक है, और उम्मीद हम यही करेंगे आप लेवल 6 पे जॉब करो, लेवल 6 की जॉब के बाद आप लेवल 10 के लिए पढ़ाई करो। बाकी मैराथन क्लास तो बच्चों अब आपको कल ही मिलेगी। उम्मीद थी हम आज ही करा पाते, लेकिन अब मैराथन क्लास आपको एग्जाम से एक दिन पहले मिल जाएगी। पॉसिबल क्वेश्चंस जितने भी होते हैं हम आपको करवाएंगे, और आपका पार्ट 2 जो 30 नंबर का पेपर होने वाला है उसके अंदर जरूर वो हेल्पफुल रहेगा। तो मिलेंगे नए सेशन में। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करके जाना। थैंक यू, सी यू सून।